संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह चौटाला विधायक द्वारा राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। इसी प्रकार से ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 25 जो कि श्री अमित शाह विधायक एवं 3 अन्य विधायकों श्री शीशपाल सिंह, श्री मेवा सिंह जी तथा श्रीमती गीता भुक्कल विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 के साथ जोड़ दी गई है। श्री अमित शाह विधायक तथा 2 अन्य विधायक भी चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 41 जो कि श्री नीरज शर्मा विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 के साथ जोड़ दी गई है। श्री नीरज शर्मा विधायक चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं। अब श्री अभय सिंह चौटाला जी विधायक अपनी सूचना पढ़ें। स्पीकर महोदय, प्रदेश में बढ़ते नशे बारे इस मान सदन का ध्यान अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी और प्रदेश में अधिकतर जिलों में तदनुसार नशे का कारोबार में तेजी से बढ़ना चिंता का विषय है। पंजाब सीमा से लगते जिलों में बड़ी संख्या में युवा वर्ग जो है सिंथेटिक नशे की चपेट में आ चुका है। प्रदेश सरकार बढ़ते नशे के कारोबार के प्रति गंभीर नहीं दिखाई देती। सिरसा, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, अम्बाड़ा, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, पंचकुला और नूह नशे के गढ़ बन चुके हैं। सिरसा जिला में लगभग 20% युवा जो है नशे की चपेट में आ गए हैं। तस्करों द्वारा नशीले पदार्थों को महिलाओं के माध्यम से पैसों का लालच देकर के अन्य स्थानों पर भेजा जाता है। हाल ही में सोनीपत में एक महिला से 11 किलो गांजा पकड़ा गया। इस वर्ष मई माह में उड़ीसा से हांसी लाया गया लगभग 101 किलो गांजा पकड़ा गया। हैरानी की बात है कि 2000 किलोमीटर से नशे की इतनी बड़ी खेप एक निजी वाहन से हांसी तक पहुंच जाना अपने आप में एक बड़ा गंभीर सवाल है और नारकोटिक स्टाफ की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बढ़ते नशे को लेकर के प्रदेश की जनता में सरकार के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे। आदरणीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या से अवगत है। हरियाणा सरकार त्रिस्तरीय रणनीति के साथ समस्या का समाधान कर रही है। ए, मादक पदार्थों अवैध दवाओं की आपूर्ति में कमी। बी, नशे पर आश्रित नशा करने वालों का प्रबंधन, उपचार और उनका पुनर्वास। सी, मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम, मांग में कमी लाना। सर, वर्ष 2020 में हरियाणा पुलिस ने NDPS अधिनियम के तहत 2982 मामले दर्ज किए और 4477 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 221.672 किलोग्राम अफीम, 230.764 किलोग्राम चरस, 12,725.672 किलोग्राम चूरा पोस्त, 8,641 किलोग्राम गांजा, 35.9935 किलोग्राम हीरोइन, 1.10 ग्राम कोकीन,
1,29,785 गोलियां और 2,06,970 कैप्सूल बरामद किए हैं। इसी प्रकार 2021 के दौरान हरियाणा पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत 2,745 मामले दर्ज किए, 3,975 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 345.496 किलोग्राम अफीम, 157.259 किलोग्राम चरस, 8,550.077 चूरा पोस्त, 11,368.07 किलोग्राम गांजा, 29.13586 किलोग्राम हेरोइन, 13,04,530 गोलियां और 45,280 कैप्सूल बरामद किए हैं। इस कैलेंडर वर्ष में 2 अगस्त तक राज्य पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत 2,334 मामले दर्ज कर 3,209 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 181.287 किलोग्राम अफीम, 145.093 किलोग्राम चरस, 7,435.38 किलोग्राम चूरा पोस्त, 10,193.482 किलोग्राम गांजा, 20.311436 किलोग्राम हेरोइन, 13 ग्राम कोकीन, 27.236 ग्राम एमडीएमए और 4,27,920 गोलियां और 2,71,769 कैप्सूल बरामद किए हैं। सर जिला सोनीपत में 12.790 किलोग्राम गांजा की जब्ती से संबंधित मामले में अभियोग संख्या 406 दिनांक 18/7/2022 धाराधीन 20 एनडीपीएस एक्ट थाना शहर सोनीपत के मामले में विस्तृत जांच की जा रही है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि मादक पदार्थ को ट्रेन से सोनीपत लाया गया था और उसने दिल्ली के सदर बाजार में रहने वाले हैंडलर का ब्यौरा दिया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दूसरे मामले में अभियोग संख्या 351 दिनांक 17/5/2022 धाराधीन 29 एनडीपीएस एक्ट थाना शहर हांसी से संबंधित हरियाणा पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर 101.70 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। जांच में खुलासा हुआ है कि इस अवैध मादक पदार्थ की खेप कई राज्यों से होते हुए सड़क मार्ग से उड़ीसा से आई है, हरियाणा आई थी। मुख्य आपूर्तिकर्ता आरोपी को पहले ही 23/5/2022 को उड़ीसा से गिरफ्तार किया जा चुका है। जो आरोपी अन्य राज्य पुलिस बलों से बचने में सफल रहे थे, उन्हें हरियाणा पुलिस द्वारा इंटरसेप्शन पर रखा और गिरफ्तार किया। हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। स्पीकर सर, हमने नशे पर नियंत्रण लगाने के लिए हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया और सारे देश में हम पहला प्रांत हैं जिसने ऐसा ब्यूरो बनाया, क्योंकि मैं समझता था कि पुलिस की और बहुत सारी रेगुलर जिम्मेवारियां होती हैं, कई ड्यूटियां होती हैं और वो नियमित तौर पर इस एनडीपीएस के केसेस का पीछा नहीं कर सकते।
इसलिए इसके लिए अलग से एक ब्यूरो मैंने गठित किया, जिसे अगस्त 2020 में स्थापित किया गया था। ने एनडीपीएस अधिनियम और पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषियों की संपत्ति की जब्ती के संबंध में सभी जिलों के एंटी नारकोटिक सेल के साथ ही इस ब्यूरो के अनुसंधान अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिसके परिणाम स्वरूप 25 करोड़ 9,21,300 रुपये 48 पैसे की संपत्ति को जब्त किया गया है और तथा 6 करोड़ 82,94,967.89 रुपयों की संपत्ति की जब्ती प्रक्रियाधीन है। स्पीकर सर, हमने हिदायतें दी हुई हैं कि जितने भी ऐसे नशाखोर पकड़े जाते हैं, उन्होंने इससे जितनी भी संपत्ति अर्जित की है उसको सरकार अपने कब्जे में ले, उसको एक्वायर करे, और उस दिशा में हम बहुत बड़ा ये प्रयास हमने किया है। जो 25 करोड़ 9,21,300 रुपये की एक संपत्ति को हमने जब्त किया है और 6 करोड़ 82,94,967.89 रुपये की संपत्ति की जब्ती प्रक्रिया अधीन है। नशीली दवा के अधिक सेवा दुरुपयोग के कारण कुछ मौतें हो सकती हैं। ऐसे सभी मामलों में जांच चल रही है और ऐसी घटनाओं में मौत के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए एसएफएल की रिपोर्ट अंतिम चिकित्सा राय मृत्यु के कारण के बारे में प्रतीक्षा की जा रही है। स्पीकर सर, आज एक प्रश्न भी लगा हुआ था 52 नंबर, वो क्वेश्चन आवर समाप्त होने के कारण वो टेकअप नहीं किया जा सका। उसमें भी हमने उत्तर यही दिया था कि कोई डेथ नहीं हुई है, लेकिन मैंने जब व्यक्तिगत तौर पर मैंने सिरसा के एसपी से मैंने बातचीत की और मैंने पता किया, तो मुझे बताया गया कि जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक 19 मामले धारा 174 के तहत नशा के कारण मृत्यु होने के दर्ज किए गए हैं, एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन सर, जब तक इसका साइंटिफिक सपोर्ट ना आए, जब तक विसरा रिपोर्ट ना आए, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से इसको सिद्ध ना किया जाए, मैं सदन में खड़ा होके ये नहीं कह सकता कि किसकी डेथ नशे के कारण हुई, किसकी डेथ नशे के कारण नहीं हुई। और ऐसी कोई हमारे यहाँ अभी प्रक्रिया बनी भी नहीं हुई है, क्योंकि जो नशे का है वो बड़ा वाइडर क्षेत्र है। कोई शराब पीने से भी मर सकता है, कोई नींद की गोलियां खाने से भी मर सकता है, कोई ड्रग लेने से भी मर सकता है, अफीम खाने से मर सकता है, गांजा खाने से मर सकता है, और ड्रग की आपूर्ति ना होने से भी मर सकता है, उससे भी मर सकता है। ये इसकी अभी तक क्लासिफिकेशन नहीं की गई है कि कौन सी डेथ किस कारण से हुई है। उसके ऊपर हम काम करेंगे। मैंने अधिकारियों को कहा है कि हमारा जो टीटीएनएस है उसमें इसका प्रावधान किया जाए कि आगे से इसकी कि कौन सी डेथ किस कारण से हुई है उसको रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन अभी तक मैं इसको बताने में नहीं बता सकता कि ऑफिशियली कितनी डेथ्स हुई हैं इसके नशीली दवाओं के लिए।
एनसीबी ने मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और पता लगाने और नशीले पदार्थों के बारे में संग्रह के लिए एक व्यापक राज्य कार्य योजना तैयार की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26/6/2022 को निम्नलिखित 3 उद्देश्यों के साथ नशीली दवाओं के उन्मूलन के लिए राज्य कार्य योजना का क्रियान्वयन किया है। मांग में कमी, एनडीपीएस को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र के निर्माण की दृष्टि से गांव से राज्य स्तर तक 5 स्तरीय संरचना की गई है, जिसमें गांव से लेके स्टेट लेवल तक सर ये कमेटियां बनाई जा रही। ग्राम समिति ये टियर 1 में के स्तर पर लगभग 6,538 ग्राम मिशन टीमें और 1710 वार्ड टीमें गठित की जा रही हैं। इन टीमों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार लोगों की पहचान करना है। डाटा HSNCB द्वारा विकसित प्रयास ऐप, हमने एक ऐप बनाई है प्रयास, जिसमें ये सारा डाटा दर्ज किया जाएगा कि कौन आदमी ड्रग लेता है, उसके कौन कौन संपर्क में है, कहां कहां से वो लेता है, जितनी भी जानकारी है ये हमने एक ऐप तैयार की है जो प्रयास नाम से ऐप है पर अपलोड किया जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन नशा करने वाले से संबंधित होगी वो हम इसमें अपलोड करेंगे। यह जानकारी आगे टियर 2 क्लस्टर मिशन टीमों के साथ साझा की जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग का भी प्रतिनिधित्व है। टियर 3 72 सब डिवीजन मिशन टीमें MD टियर 4 22 जिला मिशन टीमें और टियर 5 राज्य मिशन टीम जो है बनाई जाएगी, जिसमें 18 विभागों को, सरकार के विभागों को शामिल किया गया है। पर्यवेक्षी होंगे और अपने अपने क्षेत्रों में राज्य कार्य योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 8 जिलों हिसार, जींद, सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला में ये काम शुरू किया गया है। आपूर्ति में कमी बी पार्ट, प्रयास और साथी नामक 2 एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशंस को HSNCB द्वारा डिजाइन किया गया है। ये 2 ऐप, मोबाइल ऐप बनाई गई हैं, जिसका उद्देश्य नशे के आदी और पीड़ितों को पहचानने, समझने और गुमनाम रूप से उनके मुद्दों से लड़ने में मदद करना है। इसके अलावा यह जानकारी स्वचालित रूप से जो HSNCB द्वारा संचालित हॉक सॉफ्टवेयर, हमने एक सॉफ्टवेयर भी बनाया है हॉक, तो हमने उसका हम ही ने नाम दिया है हॉक सॉफ्टवेयर, जो के साथ एकीकृत हो जाएगी। ये सारी जो जानकारी है ये हॉक में सम्मिलित हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। इस डेटा का उपयोग अवैध व्यापार में लिप्त सभी लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए किया जाएगा। साथ ही ऐप के माध्यम से NDPS अधिनियम 1985 और संबंधित कानूनों के तहत प्रबंधित दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी, जो मेडिसिन से नशा करते हैं सर, इसके लिए जो प्रतिबंधित दवाएं हैं जो एनेक्सर X और H में हैं, जो नशीली दवाओं की श्रेणी में आती हैं सर, उनको दर्ज करना अनिवार्य है
और लेकिन अभी इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। हमने उसकी व्यवस्था की है कि मैन्युफैक्चरर से लेके जो C&F तक, डीलर तक जो है, जो कंज्यूमर तक, वो उसमें दर्ज किया जाएगा कि कौन कितनी दवाई लेके गया और बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी को दवाई नहीं दी जाएगी। इसका हम प्रावधान कर रहे हैं और इसका प्रावधान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो यंग पीढ़ी है जिनको नशा नहीं मिलता, वो केमिस्ट की दुकान से जाकर गोलियां लेकर खाते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं। NDPS अधिनियम 1985 के तहत प्रबंधित फार्मास्यूटिकल दवाओं और पूर्ववर्तियों की जानकारी निर्माताओं, स्टॉकिस्टों, खुदरा विक्रेताओं और केमिस्टों द्वारा साथी ऐप पर अपलोड की जाएगी। उनके लिए अनिवार्य होगा कि साथी ऐप पर वो अपलोड करें कि किसको उन्होंने कौन सी दवा, प्रतिबंधित दवा, दूसरी दवाइयों का हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो प्रतिबंधित दवाएं हैं उसके बारे में सर हम कह रहे हैं कि इसके अलावा यह जानकारी स्वचालित रूप से कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हॉग के डेटाबेस में अपने आप शामिल हो जाएगी। यह फार्मास्यूटिकल दवा के निर्माण, आपूर्ति और बिक्री की वास्तविक समय की निगरानी में मदद करेगा। इसका क्रियान्वयन जिला सोनीपत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा चुका है। C, जन जागरूकता। सर, इसमें सबसे बड़ा जो काम है वो जन जागरूकता का है कि लोगों को हम जागरूक कर सकें कि इसके नशे के उसके में ना फंसे। उसके लिए भी हमने योजना बनाई है। जन जागरूकता के लिए धाकड़ कार्यक्रम को किशोरों और युवाओं, विशेष रूप से छात्रों के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है। लगभग 25 लाख छात्रों और उनके संबद्ध परिवारों को कवर किया जाएगा, जो राज्य की लगभग आधी आबादी को कवर करेगा। जन जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में सामाजिक, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जा रहा है। उपरोक्त के अलावा HSNCB ने पूरे राज्य में शैक्षणिक संस्थानों और समाज में 883 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन कार्यक्रमों में 3,58,390 व्यक्तियों, युवाओं ने भाग लिया है और प्रतिज्ञा ली है। HSNCB ने एक डोजियर फॉर्म तैयार किया है जिसमें NDPS मामले के सभी विवरण जांच अधिकारियों द्वारा भरे जाने हैं। इसके अलावा वह जानकारी हॉग सॉफ्टवेयर पर अपलोड की जा रही है। यह सॉफ्टवेयर एक सर्वर पर NDPS मामलों के डेटा को समेकित करने में मदद करता है, जो विशेष जिलों में आरोपी व्यक्तियों की स्वतः रिपोर्ट, जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों की श्रेणी, दवाओं के रुझान का वर्तमान परिदृश्य आदि उत्पन्न कर सकता है। HSNCB ने आम जनता के लिए एक टोल फ्री नंबर 9050891508 स्थापित किया है। टोल फ्री नंबर शुरू करने का मकसद एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जिसमें आम जनता नशा तस्करों के खिलाफ जानकारी दे सके, नशा मुक्ति के लिए मदद ले सके। यह भी सुनिश्चित करेगा कि सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति, सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। 24/8/2018 को सभी उत्तरी राज्यों यानी हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख
के केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संपर्क सूचना साझा करने और समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय एंटी ड्रग सचिवालय राज्य अपराध शाखा हरियाणा पंचकुला के कार्यालय में स्थापित किया गया है नॉर्थ जोन की सारी स्टेटों का, ताकि आपस में डाटा हम एक्सचेंज कर सकें। मादक द्रव्यों के सेवन के पीड़ितों को उपचार प्रदान करने और उनका प्रबंधन करने के लिए सरकार 2018 में संशोधित हरियाणा नशा मुक्ति नियम 2010 के माध्यम से नशा मुक्ति केंद्रों और परामर्श केंद्रों के कामकाज को विनियमित कर रही है। राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने राज्य में आज तक 132 लाइसेंस पंजीकृत जारी किए हैं, जिसमें से 15 नशा मुक्त केंद्र का संचालन जिला अस्पतालों में, 3 मेडिकल कॉलेजों में, 102 का संचालन गैर सरकारी जो हैं गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाया जाता है। वास्तव में ये जो नशा मुक्ति का है, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इसको लाइसेंस देता है, वो फॉलो करता है, लेकिन हमने सभी डिपार्टमेंटों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, इसलिए ये 102 का संचालन गैर सरकारी संगठन करते हैं। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी एवं जिला बाल कल्याण परिषद सहित द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त 15 मनोरोग नर्सिंग होम भी नशा मुक्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत हैं। नीचे दी गई तालिका इस संबंध में एक स्थिति प्रदान करती है। ये नीचे तालिका दी गई है कि कितने रोगी पंजीकृत हुए। 2015 में 44,643 थे, जो बढ़कर 2022 में 31 जुलाई तक 97,474 हो गए, यानी रोगियों की संख्या बढ़ रही है। राज्य कार्य योजना को लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 2019 में सरकार द्वारा मादक द्रव्यों के उपयोग की रोकथाम के लिए हरियाणा स्टेट सोसाइटी का गठन किया गया है, जो नशा मुक्ति और पुनर्वास के मुद्दों को संबोधित करेगा और जागरूकता पैदा करने और क्षमता निर्माण के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के साथ आगे समन्वय करेगा। कारागारों एवं निगरानी गृहों में नशा मुक्ति एवं पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया जा रहा है तथा राज्य कारागारों में अब तक 2 ऐसे केंद्र स्वीकृत किए जा चुके हैं, जो शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा एक हमारे विधायक साथी का आपने इसके साथ क्लब कर दिया, उन्होंने उसमें फरीदाबाद की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांगी थी। तो जिला फरीदाबाद में मादक पदार्थ व अवैध शराब की मांग व आपूर्ति को कम करने के लिए पुलिस लगातार कदम उठा रही है। फरीदाबाद में वर्ष 2022 में आबकारी अधिनियम के तहत अब तक दर्ज 732 मामलों में कुल 753 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 20,374 बोतल अवैध शराब, 80 लीटर अवैध शराब, 9,545 बोतल अंग्रेजी शराब और 4,512 बोतल बियर की बरामदगी की गई है। वर्ष 2022 के दौरान एनडीपीएस अधिनियम के तहत कुल 221 मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 240 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1.2 किलो चरस, 556 ग्राम स्मैक, 362 किलो गांजा, 7.55 किलो चूरा पोस्त और 576 किलो भांग की जब्ती की गई है। मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के संबंध में कई जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। मछली मंडी थाना मुजेसर फरीदाबाद में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को लेकर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2022 में अब तक आबकारी अधिनियम के तहत 6 मामले दर्ज किए गए हैं और 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।
इसके अलावा एनडीपीएस अधिनियम के तहत 16 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद में वर्ष 2022 में सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने के 38 मामले आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किए गए हैं, जिसमें 44 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 28/6/2021 को माननीय विधायक श्री नीरज शर्मा NIT फरीदाबाद ने अपने साथियों एवं मीडिया कर्मियों के साथ MCF बूस्टर स्टेशन वार्ड नंबर 6 पर छापा मारा था। इस सूचना की प्राप्ति पर थाना सारण में एक दैनिक डायरी प्रविष्ट की गई और घटना के तथ्यों का सत्यापन सहायक पुलिस आयुक्त बड़खल फरीदाबाद के माध्यम से किया गया, जिन्होंने पाया कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं होना पाया गया था। फरीदाबाद के विधायक श्री नीरज शर्मा की रिहाइश मकान नंबर 1623 मेन रोड जौहर कॉलोनी फरीदाबाद है और उनके मोहल्ले में अवैध शराब की बिक्री की कोई घटना संज्ञान में नहीं आई है। हालांकि इस संबंध में लगातार निगरानी की जा रही है। डबुआ सब्जी मंडी के संबंध में भी क्षेत्र में नियमित रूप से गश्त व निगरानी की जा रही है, ताकि सार्वजनिक स्थलों पर अवैध शराब की बिक्री व शराब पीने की घटनाओं को रोका जा सके। राज्य सरकार अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी ऊंचा जनशक्तिशाली हो, को बख्शने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है और मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाना जारी रखेगी। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री नरेश शर्मा पूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है। स्पीकर महोदय, मंत्री जी ने बहुत लंबा चौड़ा जवाब दिया कि हमने इसके लिए स्पेशल एक हरियाणा राज्य नारकोटिक्स ब्यूरो बनाया है। अब तो लगता है कोई प्रश्न बचा ही नहीं होगा, इतना लंबा जवाब दे दिया। बस जवाब ही है, झूठ का पुलिंदा है, नहीं प्रश्न जवाब नहीं है। इसीलिए प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, प्रश्न पूछिए। कोई जवाब अच्छा हो तो स्वागत किया जाता है। प्रश्न पूछ। आपने बहुत जोर लगा करके कहा कि हरियाणा राज्य नारकोटिक्स ब्यूरो आपने बढ़ाया है और उसमें यह भी कहा कि हमने पुलिस विभाग पे ज्यादा लोड ना रहे, इसके लिए अलग से ये ब्यूरो बनाने का काम किया। इसके अंदर जिसको आपने हेड बनाया, जो ADGP रैंक के अफसर हैं, उनके पास भी 2 चार्ज हैं। एक अम्बाड़ा रेंज के IG का चार्ज है और दूसरा आपके हरियाणा राज्य नारकोटिक्स ब्यूरो का हेड बनाया है। तो इससे साफ लगता है कि वो अपना अम्बाड़ा रेंज को संभालेंगे या इस डिपार्टमेंट को देखेंगे। नंबर 2, इसके अंदर आपने जो पद रखे हैं वो 380 पद रखे हैं, अलग अलग 380 कांस्टेबल से लेकर के अधिकारियों तक की जिम्मेवारियां लगाई है। उसमें भी 178 पद खाली हैं। इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार इस मामले में कितनी सीरियस है। अगर सीरियस होती तो सन आपके 2019 के अंदर मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था और उस पत्र के अंदर सारी चीजें डिटेल के साथ बताई गई थी कि किस तरह से नशा हरियाणा प्रदेश के अंदर पांव पसार रहा है। विशेष रूप से सरसा, फतेहाबाद, हिसार, गुड़गांवा, इन जिलों का मैंने जिक्र भी किया उसमें, और उसमें विवरण दिया एक एक बात का कि कहां कौन कौन लोग नशे के इस तस्कर के मामले में शामिल है, उनको किसका संरक्षण है, कौन लोग इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद एक 4-5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक पंचकुला में हुई, उसका आपने अभी जिक्र भी किया
कि हमने इन 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक करके और इसके लिए पंचकुला में एक ऑफिस भी बना दिया। ऑफिस बनाने के बाद आपकी सीरियसनेस इस बात से साफ जाहिर हो जाती है कि जिस अधिकारी को जिम्मेवारी सौंपी है उसको रेंज का भी आईजी लगाया हुआ है। आईजी रेंज जो है उसकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है, उसके पास 4-5 जिले आ जाते हैं। और उसके साथ साथ जो पद आपने इसके लिए रखे उनमें भी आपके 178 पद खाली है। ये आपकी खुद की दी हुई जानकारी है। मैंने जो पत्र लिखा था मैं इसकी और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भाई जी प्रश्न है ये। हाँ, प्रश्न 2019 की लिखी हुई चिट्ठी है, उसका जवाब आज तक नहीं है। इससे बड़ा प्रश्न और क्या होगा। इसी सदन में इस बात को लेकर के डिस्कशन हुई थी और यहाँ बड़े विस्तार के साथ मैंने बताया था कि किन किन जिलों में किस तरह से नशा तस्करी की जाती है और यहाँ आश्वासन दिया गया था कि हम इसके ऊपर रोक लगाएंगे, लेकिन रोक लगाने की बजाय नशा और ज्यादा बड़ा है। ये अभी मंत्री जी ने अपनी जो जानकारी दी उसमें माना भी है। मैं उसी बात को आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से इनको कि आपने रोकथाम करने की बजाय इसको बढ़ाने का काम किया है। सरसा जिला में ओवरडोज से आप कह रहे हो ना कि मेरी जानकारी में नहीं है कि कितने लोग कहां मरे हैं। इसकी वजह से जिन लोगों के पोस्टमार्टम हुए वो लोग जो हैं 33 से ज्यादा अकेले सरसा जिला के हैं और अनेक ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं छोटी छोटी उम्र के जिनकी उम्र 18 साल से लेकर के 25-30 वर्ष की है, जो नशे की ओवरडोज की वजह से अपने घर में सोए रह गए, जिनका पोस्टमार्टम घर वालों ने इस बात के लिए नहीं करवाया कि कल को जाकर के पोस्टमार्टम कराएंगे। रिश्तेदारों में, लोगों में इस बात की जानकारी मिलेगी कि हमारा बच्चा जो है इस नशे का आदी होने की वजह से, ओवरडोज की वजह से मर गया। लोगों ने इस वजह से वो भी नहीं करवाया। सैकड़ों बच्चे अकेले सरसा जिला के मरे। उसमें एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, आपने भी मान ली उस बात को, मैं देना भी चाहूंगा जानकारी। ये आपके द्वारा ही बताई गई है। सिविल अस्पताल वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार सरसा और हिसार जिला के सिविल अस्पतालों के सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में नशा करने वाले लगभग 85% जो है वो युवाओं के नाम दर्ज है। और इसमें सुनने वाली बात है, ये बहुत मतलब चौंकाने वाला आंकड़ा है। वर्ष 2021 में लगभग इन 2 जिलों के अंदर 95,863 लोगों ने ओपीडी का दौरा किया, जो ओपीडी में जाकर के आए हैं, जो केवल सिविल हॉस्पिटल 2 ही जगह के, एक सरसा का और एक हिसार का। इनके अलावा फतेहाबाद और जो जिले वो, उसके बाद जो आपके सब डिवीजन के हॉस्पिटल है वो सारी चीजें अलग है। नहीं, ये ओपीडी जो है हाँ वो नशे वालों की ओपीडी, नशे वालों की ओपीडी, सिर्फ नशे वालों की, जो नशा मुक्ति केंद्र के अंदर है, जो आपके सरसा और हिसार का बना हुआ है, उनकी है। और इसमें भी और ज्यादा चौंकाने वाली बात एक और है कि इसमें अकेली जो महिलाएं हैं उनकी संख्या 28,283 है इन 2 हॉस्पिटल्स की। आप जानकारी ले ले, आपके पास रिकॉर्ड में भी होगी। और इसमें लगभग 2,765 लोग जो है इलाज के लिए भर्ती भी हुए हैं। इसके अलावा सिविल अस्पताल सरसा के डॉक्टरों के अनुसार नशा करने वालों में लगभग 5 में से 10 महिलाएं प्रतिदिन इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचती हैं। 10 में से 5 महिलाएं प्रतिदिन एवरेज है। कि ये नशा केवल युवाओं में नहीं, बच्चों में नहीं, ये स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों में भी है, महिलाओं में भी है। इसीलिए महिलाएं इसके कारोबार में शामिल होगी। एक मिनट नहीं, बस थोड़ी है, बस तो आपकी कराऊंगा। नहीं अभय जी, हाँ जी, इस पे डिबेट नहीं होगी। मैंने बार बार कहा, प्रश्न कह रहा हूं मैं तो, मैं तो वो प्रश्न पूछ रहा हूं जो इन्होंने अपने उत्तर में दिए हैं। प्रश्न पूछिए। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूं जो इन्होंने अपने प्रश्न में, जो इन्होंने अपने
इसमें बताए हैं, जो जानकारी दी है उसी के बारे में पूछ रहा हूं कि आपने ये सब चीजें छुपाई भी क्यों रखी है साथ साथ। उसके अलावा सरकार द्वारा कहीं ये नहीं बताया गया कि ओवरडोज की वजह से प्रदेश के किस जिले में कितनी मौत हुई, ये आपने नहीं बताया। इसमें इसको आपने घुमा फिरा दिया। आपने किसी भी जिले से ये जानकारी ली नहीं कि पोस्टमार्टम कहां कहां कितने कितने हुए और कितने बच्चे इस नशे की वजह से, कितने एक एक जिले में कितने कितने बच्चे जो मौत के हवाले हुए। इसी तरीके से नारकोटिक्स विभाग द्वारा हरियाणा सरकार ने अपने जवाब में यह भी नहीं बताया कि हरियाणा सरकार नारकोटिक्स विभाग के द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई, उनका ब्यौरा भी नहीं बताया गया। केवल मात्र संपत्ति जब्त का ब्यौरा देकर के आपने सफाई दे दी। सिर्फ आपने ये बताया कि इन्होंने संपत्ति जब्त करी है। यमुनानगर में पिछले 2 साल से प्रतिबंधित जो है एफडिन ड्रग्स बनाया जा रहा है, उसका कोई जिक्र नहीं है। अपने जवाब में नहीं बताया कि उस फैक्ट्री का कौन मालिक है और उसके विरुद्ध आपने क्या कार्रवाई करी है। इसकी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। ये फैक्ट्री किसकी है, कितने साल से चल रही है, इस फैक्ट्री के अंदर कौन सा केमिकल जो है उससे दवाइयां बनाई जाती है और वो फिर दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर ऐसे शहरों के अंदर भेजी जाती है जहां लोग रेप पार्टी में उसका इस्तेमाल करते हैं। वो मेरे पास है डिटेल, वो भी देता हूं आपको। मैंने बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर के वर्ष 2000 में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, जिसकी जानकारी भी आज तक सरकार ने मुझे नहीं दी। 2019 के लिखे हुए चिट्ठी का जवाब मुख्यमंत्री जी आज तक मुझे नहीं मिला। अब आप ये कह दोगे कि मैंने तो आपका उत्तर दे दिया था, लेकिन मेरे पास कोई आपका ऑफिशियल आंसर उसका नहीं आया। सरकार ने जो जवाब दिया उससे लगता है कि सरकार प्रदेश में बढ़ रहे नशे के प्रति गंभीर नहीं है। अब सर आप मैं यमुनानगर वाला जो बताता हूं। यमुनानगर जिला के रादौर के अंदर ब्लॉक के गांव बापोली में श्री मुरलीधर इंडस्ट्री में प्लास्टिक पेंट में मिलाने के लिए क्लोरीन पैराफिन वैक्स में प्लास्टिसाइजर केमिकल तैयार करने की अनुमति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ली गई। यह अनुमति दी थी 23 अक्टूबर 2020 को और 10 साल के लिए दी। लेकिन इस फैक्ट्री में प्रतिबंध एप्रोडिन नामक की ड्रग्स बनाई जा रही है और ये ड्रग्स जो है बनाई जा रही है, ये ड्रग्स दिल्ली, मुंबई में रेप पार्टियों में नशे के लिए इसका प्रयोग होता है। इसमें लगभग 133 करोड़ की, इसमें लगभग 133 करोड़ रुपए की कीमत का लगभग 661.75 किलो एफडीन तथा 5200 किलो कच्चा माल ड्रग्स पकड़ा गया है। ये हैरानी की बात है कि सरकार की नाक के नीचे ड्रग्स का ये धंधा 2 साल से चलता रहा। सरकार गहरी नींद में सोई हुई थी, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा रोहतक के गांव टिटोली में नकली शराब की जहरीली शराब बनाने के अवैध धंधे का खुलासा हुआ। यहां ब्रांडेड शराब की खाली बोतलें ढक्कन सहित जुटाकर उसमें नकली शराब भरी जाती है। नकली शराब का भरी 1481 बोतलों का केमिकल बरामद भी हुआ। यहां भी कोई कार्रवाई नहीं है। इसके अलावा आपकी अपनी रिपोर्ट्स है, सरकार के आंकड़े हैं, सरकार की तरफ से रिपोर्ट दी गई है। पिछले 3 वर्षों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है NCB जिसको आप कहते हो हरियाणा की, उसने जारी करी है कि कितना गांजा पकड़ा गया, कितनी हशीश पकड़ी गई, कितनी हीरोइन पकड़ी गई, कितनी ओपियम पकड़ी गई, कितनी आपकी पपी हैश पकड़ी गई। ये जो टोटल पकड़ा गया माल है, ये 3 साल में 2019 के बाद 21 में कहीं कटौती नहीं हुई, इसमें कमी नहीं आई। हर वर्ष ये बढ़ी है। आपके पास आंकड़े होंगे, नहीं है तो मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं कि कब कब कितनी बढ़ोतरी हुई है इसमें। 2019 के अंदर गांजा जो है, जो आपके हरियाणा में पकड़ा गया था, वो था 5294 किलो और ये अगले वर्ष में बढ़ करके हो गया 9086 किलोग्राम। मतलब 1 साल में
उस 2019 के बाद 20 में इसकी बढ़ोतरी डबल होगी एक तरह से, और इसके बाद अगला जो 2021 का है उसमें हो गया ये 11,478 किलो। पकड़ने की हुई है ना डबल, पहले ये पकड़ी है आपने। हाँ। लेकिन आप एक चीज बताओ, कंट्रोल कहाँ हुआ फिर? इसका मतलब आपके यहाँ सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ी है तभी ये थोड़ा मोटा माल पकड़ा गया। ये तो पता नहीं कितना बिका है, उसका विवरण तो अभी आएगा आगे। उसके बाद जो मौत का भी आंकड़ा है आपकी ड्रग ओवरडोज की वजह से, ये भी आपने दे रखा है। एक तरफ आप छुपा रहे हो और एक तरफ आप दे के बता भी रहे हो। इसमें भी आपने बताया कि अब तक 2014 से लेकर के 2022 तक कुल 329 मौतें हुई है। ये भी आपके सरकारी आंकड़े हैं, कोई मैंने नहीं लगाए। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत की रिपोर्ट जो 2021 की है वो भी सारी चौंकाने वाली है हरियाणा के लिए। उसके आंकड़े भी आपको भेज देता हूं, वो भी आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना। उसके अतिरिक्त सरसा जिला के सिविल हॉस्पिटल की मैं आपको ओपीडी बता देता हूं, एक ही जिले की है, तो मेरे पास सारे जिलों की, लेकिन क्योंकि सरसा जिला सबसे ज्यादा बड़ी चपेट में इसके, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरसा जिला में 2017 में ओपीडी जो थी वो 5,780 थी, वो 2018 में बढ़ करके 18,780 होगी, 2019 में 30,148 होगी, 2020 के अंदर 42,136 होगी, और 2021 अभी तो जुलाई चल रहा है, अब तक 54,863 ओपीडी एक हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल की अकेले सिरसा की है, जिसमें डब वाली भी है, इलाहाबाद भी है, काड़ा वाली भी है, चौटाला भी है, अनेक और हॉस्पिटल प्राइवेट ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल सिरसा में चल रहे हैं जो नशा छुटाने का काम करते हैं, वहां पे लोग जाते होंगे। इसका मतलब एक जिले के अंदर अगर एवरेज इसकी निकालते हो आप तो लाख से ज्यादा लोग एक महीने में ओपीडी के लिए जाते हैं। आपके यहाँ 22 जिले हैं और 22 जिलों में अगर इसी तरह के हालात हैं तो फिर 22 लाख से ऊपर संख्या होती है। हमारे 50% से ज्यादा जो है युवा हैं, अगर उसकी एवरेज आप निकालोगे तो हमारा 20% युवा जो है आज इस नशे की चपेट में है। इसके लिए सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेवार है, और सरकार जहाँ कंट्रोल की बात हो गया, बहुत हो गया, कंट्रोल करने। अब दुखी क्यों हो रहे हो? हो गया, मैं ठीक बात बता रहा हूँ, आप दुखी होने लग जाते हो। नहीं, वो डिटेल्स आपने बताई है, खड़े हो गए, मैं बता रहा हूँ, वो खड़े हो गए। आज मैं बता रहा हूँ, 3-4 लोग पूछने वाले हैं, आप 3-4 लोग पूछने वाले हैं, जवाब इकट्ठा दे देना। नहीं, आप अपने भाई मैं 3-4 लोग और बताएंगे भाई, उनके भी दे दूंगा मैं, आपके जवाब दे दूंगा पहले। आप सबका इकट्ठा दे देना, आपका जवाब तो दे दूंगा। आप हो गया, एक एक का जवाब देते दफा और फंस के खड़े हो जाओगे, सारों का इकट्ठा रोना निकाल दोगे। नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं, आप नहीं बिठा सकते, आपने उनको बिठा सकते। मेरी दोस्ती है उनके साथ, आप नहीं बिठा सकते। नहीं, आप दोस्ती नहीं है, आप दोस्ती बात कर रहे हैं यहाँ, हम आपस में बात कर रहे हैं, वो मान जाएंगे मेरी बात को। नहीं, आपने बहुत, मैं तो वो मेरी बात मान जाएंगे, मेरी उनसे दोस्ती है, मित्रता है, पुरानी समय आपसे पहले की है। समय की सीमा होती है, और हम 25 साल आपने बताया उसमें निश्चित तौर पर जो तथ्य आपने बताए इकट्ठे हम एक दूसरे को जानते हैं। अभी जो आपने एक जिले का मैंने बताया, मैं बाकी जिलों की जानकारी आपके सामने आएगी, तब आपकी सारी बात मैंने सुन ली, पर जो मैंने जवाब दिया था उस मैंने वो पर जवाब सुना है, आपने गौर नहीं किया उस मैंने पढ़ा है उसको। देखिए मेरी बात, अब आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, मैंने वो पढ़ा भी है सारा। अब आप बैठ जाइए, अब आप बैठ। मैंने जिलावार स्पीकर सर अपने रिप्लाई में जवाब दिया है कि कितने रोगी रजिस्टर्ड हो रहे हैं। सर हम तो अपने रिकॉर्ड के मुताबिक ही बताएंगे ना, जो 2015 में 44,643, 2016 में जिला वाइज बताया, नहीं जिला बार नहीं ना, जो आपने रिपोर्ट बताया आप अपने हाँ। पास, वो केवल एक हॉस्पिटल का दे रखा है। जिले के जैसे सरसा का दिया है तो सरसा के एक हॉस्पिटल का दिया है, पूरे जिले का आपको विवरण दे, मैं आपको टोटल दे रहा हूं। मैं आप हमें बताओ प्राइवेट में कितनी ओपीडी हुई, मैं आपको स्टेट का बता रहा हूँ, आप एक का बता देते जो अब ऐसा है ना कि अब एक नहीं, आप टोटल जो हरियाणा के है उन सब का बताओ, ताकि पता लगे कि हरियाणा में कितने लोग इसकी वजह से नौजवान। मैं सारी स्टेट का बता रहा हूँ आपको, मैंने स्टेट का बताया है, स्टेट का बताया कि 2015 में 44,643,
2016 में 57,995, 2017 में 70,082, 2018 में 1,0599, 2019 में 1,16,311, 2020 में 1,08,476, 2021 में 1,15,487। सर मैंने अब बढ़ रहे, काम कर रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, ना पकड़े तो नहीं बढ़ेंगे। हम काम कर रहे हैं ना, इसलिए बढ़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं। आप बताओ, ना पकड़े, आप बताओ ना, अगर आंकड़ा बढ़ पूरे जो काम, जिस काम के लिए आपने ये कहा कि हमने फलानी ब्यूरो बना दिया, अब मेरी उसके बाद आ रही है, मैंने आपकी सुन ली सारी। अबे जी देखो, मैंने आपकी सुन ली सारी। पहले कहा डिस्कशन नहीं होगी। अब ये कोई ये थोड़ा टेंशन मोशन है, आपने अपना टेंशन मोशन कर दिया, प्रश्न पूछ लिया, मैंने आपकी सुन ली। आप बैठ जाइए। नहीं, आप बैठ जाइए। नहीं, नाम तो कोट करेंगे ही, आपने रखा है, इसलिए आपने रखा है, नाम कोट तो करेंगे ही। बैठ जाइए, बैठ जाइए। स्पीकर सर, स्पीकर सर, बैठ जाइए आप। ये डिस्कशन नहीं होगी। मैंने आपको पहले कहा, मैंने आपको पहले, ये काला टेंशन मोशन है, प्लीज बहस नहीं होगी। नहीं, देखिए, प्रश्न एक होता है, दो होता है, सिर्फ इसके अंदर आप, हाँ जी, आपने पूछ लिया, मैंने आपको टोका नहीं है। हाँ, बैठ जाइए। नहीं, प्लीज बैठ जाइए। हाँ, बैठ जाइए आप। हाँ, बिल्कुल सुनना पड़ेगा आपको। नहीं, सिर्फ आपकी कोई नहीं सुनेगा, कि आप सुनाते रहोगे, बाकी सुनते रहेंगे। ये कोई यही है कि बैठ जाइए आप, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए आप। मैं तो कह रहा हूं कि प्लीज बैठ जाइए, मैं कह रहा हूं। आराम कैसे होता है? मैं कह रहा हूं कि प्लीज आप बैठ जाइए। अबे चौटाला जी, मेरा सुझाव है कि आपका ना जवाब लिखने वाले अफसर बूढ़े हो गए हैं, अब ने रख लो आप। हाँ, ने रख लो, वो बूढ़े हो गए हैं बहुत। देखो है, स्पीकर सर, उसी प्रकार मैंने एयर वाइज रिकवरी का भी बताया कि 2015 में हमने 1660 केस रजिस्टर्ड किए, 2369 लोग अरेस्ट किए। 2016 में 2033 लोग केस रजिस्टर्ड किए, 3205 लोगों को हमने अरेस्ट किया। 2017 में 2247 केस हमने रजिस्टर्ड किए, 2900 लोगों को हमने अरेस्ट किया। 2018 में 2587 केस रजिस्टर्ड किए, 3445 लोगों को अरेस्ट किया। 2019 में 2670 केस रजिस्टर्ड किए, 3865 लोगों को अरेस्ट किया। 2020 में 3059 केस रजिस्टर्ड किए, 4941 लोगों को अरेस्ट किया। अगला लेंगे, अभी लेंगे जब ये भाई, भागने का तो सबको अधिकार है, कोई भी भाग जाए। और तो मैं तो जवाब दे रहा हूं, तो मैं दे रहा हूं ना जो जवाब, तो हम कर रहे हैं ना, इसीलिए तो है ये आंकड़े कर रहे हैं। देखिए अबे जी, आप अपनी सीमा में रहिए। नहीं, आप कमेंट नहीं कर सकते ऐसे। स्पीकर सर, उसी प्रकार से सर मैं ये भी बताना चाहता हूं, इन्होंने शुरू से कहा कि उड़ीसा से चला और हरियाणा तक आ गया। एक केस का इन्होंने जिक्र करा जब इन्होंने अपना बयान पढ़ा, तो सर उड़ीसा से चला तो बाहरली प्रदेशों में तो हमने नहीं पकड़ना, वो तो हमारी स्टेट में आया तो पकड़ा गया।
लेकिन बाहर की स्टेटों के लोग भी जो हमारे प्रदेश में ये नशे का काम कर रहे हैं, हमने उनको भी बड़े स्तर पर पकड़ा है। गुड़गांव में जो बाहरली स्टेटों के लोग पकड़े, हमने वो पकड़े हैं 2020 में 115, 2021 में 57, 2022 में 55, फरीदाबाद में 2020 में 29, 2021 में 31, 2022 में 47, पंचकुला में 2020 में 29, 2021 में 49, 2022 में 43, अंबाला में 2020 में 23। ये सर मैं वो बता रहा हूं अदर देन हरियाणा पीपल, दो जिनको हम बाहर से पकड़ के लाए, बाहर से पकड़ के लाए जो हमारी स्टेट में आगे ड्रग्स का काम कर रहे हैं। यमुनानगर में 25, 2020 में, 2021 में 29, कुरुक्षेत्र में 2020 में 35, 2021 में 22, कैथल में 2020 में 45, 2021 में 45, पानीपत में 2020 में 30, 2021 में 32, करनाल में 2020 में 19, 2021 में 45, रोहतक में 2020 में 16, 2021 में 22, झज्जर में 2020 में 2, 2021 में 25, सोनीपत में 21, 2020 में 19, 2021 में, दादरी में 2020 में 4, 2021 में 6, भिवानी में 7, 2020 में 3, 2021 में, हिसार में 32, 2020 में कुछ गलत कर दिया। आपका खौफ है ना। हिसार में 26, जींद में 2020 में 14, 2021 में 29, हांसी में 2020 में 7, 2021 में 3, फतेहाबाद में 2020 में 93, 2021 में 50, सिरसा में 2020 में 220 और 2021 में 129, रेवाड़ी में 2020 में 11, 2021 में 6, नूह में 9 और 2021 में 2, पलवल में 2020 में 13 और 2021 में 11, नारनौल में 2020 में 3, 2021 में 12, जीआरपी ने पकड़े 11, 2020 में 15 पकड़े 2021 में, और एसटीएफ ने पकड़े 67 2020 में और 2021 में पकड़े 18। सर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये नशे का मामला तो है, मैंने इससे इनकार नहीं किया, और इसको करने के लिए हमने सेटअप भी बनाया। मैं विस्तार वाइज मैं बता चुका हूं कि हमने एनसीबी बनाई है और हमने ग्राम लेवल से लेके स्टेट लेवल तक की हम कमेटियां बनाते हैं। उसमें सब लोगों को हम रख रहे हैं कि ताकि सारी इंफॉर्मेशन थी। हमने ऐप्स बनाए हैं, हमने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, और उसके साथ साथ लगातार हमारी पुलिस इस दिशा में काम कर रही है। और मैंने आपको डेटा से बताया, आंकड़ों से बताया कि वो हर साल इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, इसमें आगे बढ़ रही है, और उसमें सुधार की तरफ आगे हम बढ़ रहे हैं। श्री अमित शाह जी बैठ जाइए, पहले उनको बोलना। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, पहले उनको बोलेंगे। मंत्री जी, मेरा जो इसमें सुझाव है, आपके स्टाफ पूरा तो नहीं है, चलो इसको भी पूरा करो, उसके इलावा एक चीज और करो आप, इसके लिए कोई सख्त कानून बनाओ। ये जितना भी चिट्टे वाला, नशे की गोलियों वाला, या ये जो आपका सिंथेटिक नशा है, इसमें कोई भी आदमी को पुलिस जब पकड़ती है, ज्यादा से ज्यादा ये व्यक्ति 3 से 4 दिन जेल की सलाखों के पीछे रहता है, फिर उसको जमानत मिल जाती है। एनडीपीएस एक्ट के तहत आदमी को, जिसको 10 साल की सजा जिसमें निर्धारित है, उसमें अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो कम से कम
उसको 2 या 3 साल जेल में रहने के बाद कहीं जाकर के जमानत मिलती है। इसके लिए आप सख्त कानून बनाओ और कानून बनाने के साथ साथ चिट्टा पीने वाले को या गोली खाने वाले को पकड़ने की बजाय चिट्टा बेचने वाले को पकड़ो, ताकि इस नशे के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। मेरा सुझाव ये है। अमित शाह जी। धन्यवाद आपका, आपने सुझाव दिया है और हम इस पर विचार भी करेंगे कि इसको अगर और सख्त किया जा सकता है कानून को, तो हम इस कानून को और सख्त करेंगे। जहां पर आप बार बार शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, तो शॉर्टेज तो है, ओवरऑल पुलिस में शॉर्टेज है, ओवरऑल है। और हमारा, मैं पीछे मधुबन गया था, वहां पर भी ये बात उठाई गई कि भाई हमारे पास शॉर्टेज है। मैंने कहा जहां हो वहीं से काम करना शुरू करो। Those who wait for favorable chances to come, wait forever। जहां से हो वहीं शुरू करो, चीजें और आती जाएंगी, आप बढ़ते जाइए, आगे आते जाएंगे, लोग जुड़ते जाएंगे। आप यू स्टार्ट वर्किंग। आई वेट देयर इन मधुबन, और मैंने सारों को बताया कि आप पूरे हौसले के साथ आप काम करिए। ठीक है, हमारे पास कुछ चीजें कम हो सकती हैं, आदमी कम हो सकते हैं, साधन कम हो सकते हैं, लेकिन हमारा हौसला कम नहीं हो सकता। श्री अमित शाह। हौसले के साथ लड़े। अब मैंने उसको आई हैव एग्रीड कि वी विल स्टडी, क्योंकि उसमें आप भी जानते हो, आप तो सारा लॉ को जानते हो कि हम उसको सारा स्टडी करेंगे, और अगर सख्त हो सकता होगा, मेरे बस में अगर होगा, तो मैं इतना सख्त कानून बनाऊंगा कि नशे के पास से भी कोई नहीं निकलेगा। नहीं, अगर मेरे बस में होगा। एवरीथिंग इज नॉट इन अंडर माई कंट्रोल। मैं इसका पक्षधर हूं, और मैं इसका पक्षधर हूं, और इसीलिए मैंने ये एनसीबी यहां पर बनाई। मैं पक्षधर हूं। ठीक है, दिखते हैं, हमें जिन्हें उनकी ओर इशारा करा है दिखते, हम उनको दूर करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने काम रोका नहीं, हम काम कर रहे हैं, और मैंने काम की प्रोग्रेस आपको बताई है, प्रोग्रेस है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने सब एसपी को आदेश दे रखे हैं कि हर हफ्ते वो मुझे अपनी प्रोग्रेस पुटअप करें कि कितनी उन्होंने स्मैक पकड़ी, कितनी अफीम पकड़ी, कितने शराब पकड़ी, वो सारे मैंने उनको बता रखे हैं कि मुझे हर हफ्ते की डिटेल चाहिए। और जिस एसपी की मुझे लगता है कि इसने इस हफ्ते कार्रवाई नहीं करी, उसकी मैं एक्सप्लेनेशन कॉल करता हूँ, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल करता हूँ। ठीक है, अमित शाह जी। अध्यक्ष एक भी ज्यादा पकड़े गए हैं, ये मैंने डिटेल दी है कि बाकी जगह से अगर 2 डिजिट में है तो सिरसा से 3 डिजिट में पकड़े गए हैं, मैंने बताया ये। इसका मतलब हमारा एम्फेसिस वहां ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं समस्या जताने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय ने अप्रैल के महीने में शायद ओडा आए थे। वैसे तो काफी कुछ बता दिया, अगर कोई और एक्स्ट्रा इससे अलग क्वेश्चन है तो अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है। हाँ, इससे अलग ये या तो ये युवाओं के साथ कुछ मतलब मामला भी अभय सिंह जी ने 20 मिनट, उन्होंने 40 मिनट, 1 घंटा, और जिस मुद्दे को लेकर मैंने प्राथमिक रूप से सिग्नेटरी कम से कम 5-7 मिनट बोलने का मुझे मौका, और मैं 2 क्वेश्चन भी करूंगा। हाँ, क्वेश्चन करिए। देखिए, मैं नियम के प्रारूप के अनुसार, नियम में सिर्फ यू कैन आस्क क्वेश्चन। नहीं अध्यक्ष महोदय, नियम सभी के लिए 20 मिनट की बात की, मैं भी 5 मिनट कम से कम मेन मुद्दा रखने की बात कर रहा हूं। मैं कोई वैसे भी इधर उधर की बात नहीं करता जी। सर, मैं ये कह रहा था कि समस्या जताने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय ओडा आए थे, उन्होंने भली भांति इस बात को माना था कि ये समस्या है। जहां तक इसकी गंभीरता की बात है, ये कुछ प्रेस कटिंग्स है इसी महीने की। 3 दिन में 2 युवकों की मौत, ग्रामीण बोले नशा कर रहा है बर्बाद। गांव मसीता, डब्बाली, गंगा के बाद सावंतखेड़ा में नशे के ओवरडोज से युवक की मौत। ये 1 हफ्ते के अंदर 4 मौतें हुई थी डब्बाली में। हर 10 मिनट में लगता है नशे का इंजेक्शन, मौत। ये कई सारी है, मैं इसको टेबल कर दूंगा, आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा। अभय सिंह जी ने पूरी आपके सामने आंकड़े रखे। एक आंकड़ा जो ये है, जो आपको देखने की आवश्यकता है, जिस पर भी चर्चा भी हो रही थी, जो सिरसा का ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है,
2015 में तकरीबन वहां पे 1919 केस थे जो रजिस्टर्ड हुए थे, वो 2018 में बढ़ के 866% उनमें इंक्रीज आया था, वहां बढ़ के 18,550 केस हो गए। 2019 में 28,280 केस हो गए, 1370% उसमें इजाफा हुआ। और आज की तारीख में जो सिर्फ 7 महीने जुलाई के हैं उसमें 16,550 केस आ चुके हैं, तकरीबन 760% इसमें इजाफा। इसी तरीके से ओपीडी की बात हो, आईपीडी की बात हो, 12 हमारे वहां पर प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर है, उनका भी यही है। ये आंकड़े मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। तो बात यह है कि गंभीरता की जो हम आंकड़ों में देख रहे हैं ये सिर्फ एक अंश है। हम हर रोज जाते हैं, हर एक हफ्ते में तकरीबन अनौपचारिक रूप से पूछ लीजिए, पत्रकारों से पूछ लीजिए, 1 या 2 मौतें कम से कम, मैं कह रहा हूं आज की तारीख में डवाली हल्के और सिरसा जिले के आसपास हर हफ्ते कम से कम 1 या 2 मौतें हो रही हैं। और इसमें अभी इन्होंने शुरुआत भी की है 304 धारा के तहत केस दर्ज करने की। जो सिरसा जिले में 6 केस दर्ज हुए उसमें से 5 डबाली हल्के में थे। उसमें भी एक जो जैसे अभी बात रखी गई, एक सोचने वाली बात है, गंगा की एक महिला, एक युवती का यही ओवरडोज के कारण उसकी मृत्यु हुई, उसके ऊपर भी उस हिसाब से। और HIV का भी मैं मानना चाहता हूं, इस चीज को समझने की जरूरत है। ये जो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं इससे एक HIV का भी एक कुचक्र फैलता जा रहा है। अब सोचने की बात यह है कि नशा अपने आप में एकांत में काम नहीं करता। नशे को कोई एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, एक ऐसा मैं मानता हूं सहायक वातावरण चाहिए जिसके अंदर वो फल फूलता है। जहां पर बेरोजगारी और निराशा मैं मानता हूं सही मायने में इसका मुख्य कारण है, वहीं पे उसके कारण सबसे बड़ा जो मैं मानता हूं जो परिणाम है इसका, वो कहीं ना कहीं अपराध है। आप सभी ने कहावत सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो अगर जेब खाली होगी, हाथ खाली होंगे, दिमाग पर अगर निराशा का पर्दा होगा तो अपने आप उसके जो खाली हाथ हैं वो नशे की तरफ, नशे का इंजेक्शन पकड़ने का काम करेंगे। कल 2 दिन तक हमारे यहां पर चर्चा हुई लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर में ये कहा गया कि बेखौफ जो है आज की तारीख में जो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं वो बेखौफ घूम रहे हैं। सोचने की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय, जिसकी रगों के अंदर चिट्टे का नशा घूम रहा होगा, दौड़ रहा होगा, उसके अंदर सही और गलत की सुध नहीं रहती। वो सही मायने में ना उसके पास वर्दी का खौफ होगा, ना उसके ऊपर कानून का खौफ होगा, वो अपराध करेगा। 26/11 को मुंबई के अंदर जो आतंकवादी हमारे यहां पर आए, 26/11 को जो आतंकवादी आए, क्या आप मानते हैं उनमें इतना जिगरा था कि पूरे देश को हिलाकर रख देते? वो भी LSD और कोकेन के नशे के अंदर थे। तो इसी तरह का माहौल जो हमारे यहां पर है, जो युवा आज सड़कों पे उतरा हुआ है आतंक मचाने के लिए, उसके अंदर कहीं ना कहीं नशे का बहुत बड़ा मैं कहता हूं योगदान है। इसलिए रोकने की बहुत बड़ी जरूरत है अगर कानून व्यवस्था को हमने दुरुस्त करना है। हमारा जो डबवाली और सिरसा जिला है वो राजस्थान पंजाब से सटा हुआ है। मैंने प्रशासनिक रूप से हम चाहे सशक्त हो ताकि जो ये कंज्यूमर का है, डीलर का है, मिडलमैन का है नेटवर्क को तोड़ा जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलकर इस सदन में भी मांग उठाई कि डवाली को पुलिस जिला बनाया जाए, नहीं हुआ। मैंने ड्रग डी एडिक्शन की सबसे पहले सदन में मांग उठाई कि ड्रग एडिक्शन यहां सेंटर डवाली में बनाया जाए, नहीं हुआ। मैंने खेल कूद के लिए कि युवाओं को उस तरफ प्रेरित किया जाए, मैंने कहा कि खेल की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, नहीं हुई। मैंने कहा कि रोजगार के लिए आप यहां पर सही मायने के अंदर जो कृषि आधारित रोजगार हैं उनको स्थापित किया जाए, प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए, नहीं हुआ। क्या कारण है मैं नहीं जानता, बट मैं एक बात कह सकता हूं, बदलाव हमें सोच में बदलाव करना होगा। चाहे मैं आज कांग्रेस का जरूर हूं, चाहे डवाली से जरूर हूं, अगर मैं मांग उठा रहा हूं, मैं सभी के लिए मांग उठा रहा हूं, मैं अपने लिए मांग नहीं उठा रहा। बदलाव करना जरूरी है। आपने इस चीज को कहा कि हम यहां पर कई बार मैं सुनता हूं, खास करके जो सत्ता पक्ष के, कि जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बखूबी पूरी तरीके से तैयार रहते हैं, इलेक्शन मोड में रहते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, राष्ट्रवाद आज हम झंडा लहरा रहे हैं, राष्ट्रवाद अगर सही मायने में वो राष्ट्रवाद होगा जब इसको जड़ से निकालने का काम करेंगे, युवाओं को बचाने का काम करेंगे। और उस राष्ट्रवाद के लिए मैं आपके कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा, इलेक्शन मोड से हटाइए, उनको सही मायने में संजीवनी मोड पर लेकर आइए, घर घर पे पहुंचाइए उनको कि इस नशे को दूर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है, चाहे वो स्वयं सेवक हो, चाहे वो आपका कार्यकर्ता, उनकी जिम्मेवारी लगाने का काम आपका होना चाहिए। हम कहते हैं, अंत में सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग कर रहे हैं बखूबी। और सेवा ही संगठन ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। हमने इतनी ज्यादा वैक्सीनेशन करवाई, इतने ज्यादा सेवा के ब्लड का काम किया, टेस्ट का काम किया, दुनिया भर के सेवा के काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ये हमें आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। इसको खत्म कर दीजिए। मैं आभारी हूँ, मैं आभार करूंगा आपका। हमेशा यहाँ पर हम कहते हैं, इसका एक नारा दिया था, ना खाएंगे ना खाने देंगे, उसका मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ ये कहता हूं आप इसको सार्थक कर दीजिए, ना लगाएंगे ना लगाने देंगे। जो नशे का इंजेक्शन इसको सार्थक कर दीजिए। मैं खड़ा होकर सबसे पहले आपकी तारीफ करूंगा, पुरानी सारी भूल चूक माफ, अगर सही मायने में इसको आप पूरा करने को क्या। और दो ही प्रश्न मैं इस सरकार से करना चाहता हूं, मंत्री महोदय से। 2015 के बाद आपके पास खुद मैंने आंकड़े दिए और आपके आंकड़े कहते हैं चाहे कम हो ज्यादा हो 3 गुना नशा, 3 गुना पेशेंट्स आपके 2015 से बढ़े हैं। 1919 तो मैंने ही कहा कि सिरसा में थे और आज की तारीख में शायद 28-30 हजार के आसपास आ गए। अगर वहां पे इतने पेशेंट बढ़े हैं तो ऐसा 2000 हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार जाने के बाद, राजनीति की बात नहीं करूंगा, ऐसा हुआ क्या? कभी आपने इसकी छानबीन करने का काम किया? ये जो सवाल का जवाब मुझे देने का काम कीजिए कि ऐसा हुआ क्या 7-8 सालों में कि इतना ज्यादा बढ़ गया। आखिर में एक और बात, एक प्रश्न और करना चाहूंगा। हर चीज की तारीख है हमारे पास तारीख है कि भाई 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी कर दी जाएगी। हमारे पास तारीख है कि 2022 तक हर घर में नल से जल होगा। एक तारीख और बता दीजिए कि इस हरियाणा की युवाओं के ऊपर से इस नशे का जो काला साया वो कब हटेगा। ये तारीख और जरूर बता दीजिए। धन्यवाद। श्री शिषपाल जी। स्पीकर सर, मंत्री जी, ये जो इनके इकट्ठे दे नहीं, ये जरूरी जवाब देना है। अमित सियाग जी ने कहा है कि वो तारीख बता दो जिस दिन नशे का साया हमारे प्रदेश से हटेगा, जिस दिन हम सब हाथ मिलाकर, और जैसा हमने ये ग्राम से लेकर स्टेट लेवल तक का ढांचा बनाया है, मिलकर इसके साथ चलेंगे, उस दिन ये नशा यहाँ से भाग जाएगा। हम बिल्कुल सब मिलके जो चाहे हम तैयार हैं, फॉरगेट एवरीथिंग जो मैंने बताया, मिलके हाथ मिला के, हाथ से हाथ मिलाना, सब खत्म हो जाएगा। शिषपाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अभी जिस प्रकार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय नशे पे चर्चा हुई, सरकार के हमारे मंत्री जी ने भी बहुत शानदार तरीके से अपने आंकड़े पेश किए और हमारे विपक्ष के साथियों ने भी बहुत सी बातें बताई। मैं इसमें 1-2 बातें जरूर जोड़ना चाहूंगा। जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद पहली विधानसभा लगी, तभी से इस मुद्दे पर, मैं ये नहीं कहता कि सत्ता पक्ष उस पर कोई काम नहीं कर रही थी या विपक्ष सचेत नहीं था, दोनों सचेत थे। और जब हमने उस वक्त ये सवाल लगाया था, तब मंत्री जी ने मजबूती से आश्वासन दिया था कि हरियाणा में नशा खोरों पे कार्रवाई होगी और जो बच्चे नशा कर रहे हैं उनको नशा मुक्ति केंद्रों के द्वारा राहत दी जाएगी और उनको बचाया जाएगा। परंतु अब 3 साल होने को है। स्थिति, आंकड़े अगर हम देखें तो जिस प्रकार मंत्री जी ने बताया कि किस प्रकार से ओपीडी बढ़ी है, किस प्रकार से रेशो ओपीडी बढ़ी है, 2018 में 18,000 थे, 2019 में 28,000, इसी प्रकार से आंकड़ा बढ़ता आ रहा है और मंत्री जी उसको बता रहे हैं, सरकार उसको बता रही है। और इसी प्रकार से जो साथी जो नशा करता है, ये तो वो सिर्फ आ रहे हैं जिनको घर वाले पकड़ के लेके आ रहे हैं, बाकी नहीं आ रहे, ये वो आंकड़ा है।